Hello students. In the last lecture we have already seen the syllabus and paper pattern of our subject. We have also seen the objectives, achievements and shortcomings of Indian economy. Now in this lecture we will see the next topics, that is the regional planning, then aims and objectives of नीति आयोग. तो आज के लेक्चर में हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे फ्रॉम यूनिट नंबर 1 रीजनल प्लानिंग एंड नीति आयोग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले देख लेते हैं रीजनल प्लानिंग. रीजनल प्लानिंग इन इंडिया मतलब भारत में जो एक क्षेत्रीय नियोजन जिसको हम कहते हैं रीजनल प्लानिंग, हर एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कुछ प्लानिंग करती है, नियोजन करती है, उसके बारे में हमको स्टडी करना है. अभी रीजनल प्लानिंग या क्षेत्रीय जो नियोजन होता है ये क्यों किया जाता है, ठीक है. तो इसका हमको पहले देखना है कि ये क्या चीज़ है और इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें उसको टारगेट करती है. तो गवर्नमेंट जो क्षेत्रीय या रीजनल प्लानिंग करती है इसका सबसे पहला जो एरिया है कि जो रूरल जो भाग होते हैं, रूरल जो एरिया है उसको डेवलप करना है, क्योंकि रूरल एरिया में डेवलपमेंट नहीं होता. तो डेवलपमेंट करने के लिए पर्टिकुलरली आपको वहाँ पर प्लानिंग करना पड़ेगा, स्पेसिफिक प्लानिंग करके वहाँ के लोगों को कैसे रोज़गार मिले, वहाँ पर कैसे इंडस्ट्रीज़ आए या एग्रीकल्चरल जो एरिया है वो कैसे डेवलप हो, इसके लिए गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है. तो सबसे पहले कि रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए प्लानिंग की जाती है. देन हिली एरिया मतलब बहुत से जो एरिया है वो हिली एरिया डिक्लेयर करते हैं. वहाँ पर बहुत सारे हिल्स, बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जो जहाँ पर हिल्स हैं, जंगल्स है, ऐसे एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को अलग से प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि रूरल एरिया के अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डेवलपमेंट के रिलेशन में. हिली एरिया, ठीक है, हिली एरिया के अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वहाँ पर रोड नहीं हो सकता, वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं हो सकती. तो डेवलपमेंट करने के लिए फिर क्या करना चाहिए, तो उसके लिए अलग से फिर गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है. डेजर्ट एरिया मतलब जो मरुस्थल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पर केवल रेत के मैदान हैं, तो ऐसे एरिया का में प्रॉब्लम के अलग चीज़ें गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी पड़ सकती है. तो डेजर्ट एरिया का डेवलपमेंट करना, या सूखा प्रभावित एरिया होते हैं तो उसका डेवलपमेंट कैसे करना, या जहाँ पर बार बार बाढ़ आ जाती है हर साल, जैसे असम या बिहार के कुछ एरिया है जहाँ पर ऑलमोस्ट हर साल बाढ़ आ जाती है, ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है. तो ऐसे एरिया को डेवलप करने के लिए, ऐसे क्षेत्रों का विकास करने के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है. दैट इज़ कॉल्ड एज रीजनल प्लानिंग, क्योंकि एक प्लान हर एरिया को सूट नहीं करता. हर एरिया के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल रूरल एरिया जो ग्रामीण भाग है उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या इरिगेशन है या रोड्स हैं उस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. लेकिन अगर कोई हिली एरिया है, ठीक है, हिल्स है, तो ऐसे एरिया में को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को अलग कुछ प्लानिंग करनी पड़ सकती है, ठीक है. या वैसे ही जो मरुस्थल होते हैं जहाँ पर रेत के मैदान हैं वहाँ पर अगर डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट को अलग प्लानिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो रेत के मैदान है, जो मरुस्थल है, वहाँ पर खेती नहीं होती, तो वहाँ पर खेती के लिए प्लानिंग नहीं की जा सकती. वहाँ पर हम क्या डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी टूरिस्ट है या ऐसी चीज़ों को डेवलप करने की गवर्नमेंट प्लान कर सकता है. तो कहने का मतलब कि हर एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को अलग से प्लान करना पड़ेगा. एक प्लान हर एरिया में नहीं सक्सेसफुल हो सकता है. तो दिस इज़ रीजनल प्लानिंग. अभी जो रीजनल प्लानिंग इंडिया में हुई है उसके कुछ चैलेंजेस है, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता. तो वो चैलेंजेस कौन से हैं? सबसे बड़े पुअर मॉनिटरिंग, मतलब गवर्नमेंट की जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, जो एजेंसी ये प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है ये मॉनिटर करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मैकेनिज़म्स होते हैं, वो प्रॉपर नहीं हो पाती. प्लानिंग करके रख देते हैं लेकिन वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखने के लिए जो अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं वो प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करती, और इसलिए उतना सक्सेस रीजनल प्लानिंग में नहीं मिलता. इम्पॉर्टेंट एरिया, अब हर क्षेत्र का एक अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो परंपरागत रूप से कुछ एरिया निगलेक्टेड हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कुछ एरिया आप देखोगे कि जो बहुत से कारणों की वजह से निगलेक्टेड है,
तो वहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग अभी तक नहीं हो पाई है। तो वो जो एरिया है, वो ऐसे भारत में बहुत सारे एरिया है जो हमेशा से निगलेक्टेड हैं, तो ऐसे एरिया में हमें ज़्यादा रीजनल प्लानिंग करके वहाँ पर डेवलपमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो अभी तक नहीं हो पाया है। लैक ऑफ एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, एक व्यावसायिक रूप से एक एक्सपर्ट की सहायता से किसी एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो अभी तक नहीं हो पाया है। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये प्लानिंग के सक्सेस के लिए कारणीभूत होते हैं, तो उन एरिया के उन डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जांपल रूरल डेवलपमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से बहुत से जो प्लान्स है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब कहने के लिए रीजनल प्लानिंग है, लेकिन ये प्लानिंग ही प्रॉपरली प्लान्ड नहीं होती, क्योंकि प्लानिंग जब हम करते हैं तब हमको देखना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर एरिया कहाँ पर सिचुएटेड है, वहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है, वहाँ पर वीकनेस क्या है, वहाँ पर जल्दी से हम किन चीज़ों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, हमारे पास फाइनेंस कितना अवेलेबल है, वहाँ पर लोकल लोगों का कितना सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसा जो प्लानिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाती, तो रीजनल प्लानिंग की ही प्लानिंग बराबर नहीं हो पाती, इसलिए सक्सेस रेट उसका उतना नहीं है। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड मतलब जो अलग अलग एरिया है वो अलग अलग एरिया का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, उसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक डेजर्ट एरिया है या कोई एक हिली एरिया है, वहाँ पर गवर्नमेंट को अगर रीजनल प्लानिंग करनी है तो गवर्नमेंट ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि टूरिज्म के बहुत से वहाँ पर स्कोप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हिली एरिया है, तो वहाँ पर अगर टूरिज्म अच्छे से डेवलप हो जाता है तो वहाँ पर होटल्स रोड के अगर डेवलप हो जाता है तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर एरिया जो है ये अच्छे से वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा, वहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार से इंटीग्रेटेड अप्रोच ये होना चाहिए जो नहीं है, और इसलिए एक रीजनल प्लानिंग में एक बहुत बड़ा वो चैलेंज है। शुड बी बेस्ड ऑन द नीड ऑफ पर्टिकुलर एरिया, अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर एरिया की अपनी एक आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता के अनुसार प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक रूरल एरिया होगा, तो उस रूरल एरिया में हो सकता है कि रोड की बहुत आवश्यकता है, और रोड अगर प्रॉपर हो जाए तो वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है। कोई एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करने के लिए इरिगेशन का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, तो वहाँ पर इरिगेशन को टारगेट करना चाहिए। कोई एक डेजर्ट एरिया है, तो जैसे मरुस्थल है जहाँ पर रेत है, तो वहाँ पर खेती बाड़ी करने का इतना कुछ स्कोप नहीं है, तो वहाँ पर हो सकता है टूरिज्म या बाकी कोई रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका डेवलपमेंट वहाँ पर करना चाहिए। तो नीड बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए, तो वहाँ पर सक्सेस ज़्यादा मिलेगा। लैक ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट के पास बहुत बार ऐसा होता है कि फाइनेंस नहीं हो पाता, उतना पैसा नहीं हो पाता उस प्लानिंग को करने के लिए, तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे एक मेन प्रॉब्लम है करप्शन। रीजनल प्लानिंग होती है, सब कुछ होता है, वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट आधा अधूरा किया जाता है, और आधा जो है वो करप्शन की वजह से वो जो एक्टिविटी है जैसा प्लान किया था वैसा एक्चुअल वे नहीं हो पाता। तो ये करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक आज के लेक्चर का, दैट इज नीति आयोग। अब नीति आयोग ये शब्द आपने पेपर में या न्यूज़ चैनल में ज़रूर सुना होगा कि नीति आयोग ने ऐसा कहा या नीति आयोग का ये कहना है। तो नीति आयोग होता क्या है? तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि प्लानिंग कमीशन आपने नाम सुना होगा, पंचवार्षिक योजना। तो पंचवार्षिक योजना का ही अभी नाम चेंज होकर क्या हो गया है, नीति आयोग। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI। तो नीति का हिंदी में मतलब अलग होता है कि योजना वगैरह, लेकिन नीति का यहाँ पर जो फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट बनाया है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये 2015 में ये इसका फॉर्मेशन भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने किया था। और इसका जो ये नाम चेंज करने के पीछे का मकसद एक ही था कि जो प्लानिंग कमीशन जब से बना था तो प्लानिंग कमीशन का काम करने का तरीका, उसका अप्रोच बहुत उतना इफ़ेक्टिव नहीं था जितना होना चाहिए, और इसीलिए वो अप्रोच को चेंज किया और उनका नाम भी चेंज करके अभी नीति आयोग गवर्नमेंट ने कर दिया है।
तो प्लानिंग कमीशन जो 1950 से चलते आया हुआ है, उसका नाम अभी चेंज होकर 2015 में अभी क्या हो गया है, नीति आयोग। और केवल नाम ही नहीं, बहुत सारे उसमें काम करने का ढंग और अप्रोच भी चेंज हुआ है, वो हम आगे देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीति आयोग, और उसके फंक्शंस भी हम उसको बोल सकते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले जो नीति आयोग है उसका ऑब्जेक्टिव है टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे जो पॉलिसी मैटर है, बहुत सारे फाइनेंस के मैटर हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जब प्लानिंग गवर्नमेंट बनाती है, पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, तो इसमें जो नीति आयोग है वहाँ पर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं अलग अलग एरिया के, वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि इस तरह की अगर हम प्लानिंग करते हैं तो गवर्नमेंट को ज़्यादा सक्सेस मिलता है और गवर्नमेंट को ज़्यादा लोगों तक उसका बेनिफिट पहुँचाया जा सकता है। देन टू स्प्रेड फॉर स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है लेकिन वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती। तो इम्प्लीमेंटेशन में कौन सी समस्याएं आती है और वो समस्या को कैसा सॉल्व करे, इसमें भी नीति आयोग हमें गवर्नमेंट को हेल्प करती है। टू इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है, गवर्नमेंट की अलग अलग प्लानिंग जब की जाती है, तो प्लानिंग तो बहुत अच्छी होती है कागजों पर, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर उसका कुछ भी सक्सेस नहीं मिल पाता ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के बीच में समन्वय नहीं होता, और वो समन्वय नहीं होने की वजह से जो प्लानिंग की जाती है वो उसमें सक्सेस नहीं मिल पाता। तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव किया जाए, इसमें भी नीति आयोग हमें हेल्प करता है। टू इनकलकेट बॉटम टॉप अप्रोच, हाँ ये सबसे मेन चीज नीति आयोग में की गई, दैट इज टॉप बॉटम को हटाते हुए बॉटम टॉप अप्रोच। बॉटम टॉप अप्रोच का मतलब होता है कि ज़मीन पर, ग्राउंड पर किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ें पॉलिसी में उसको इनकलकेट किया जाए, पॉलिसी में उसको समाविष्ट किया जाए। अभी तक जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन में क्या था, प्लानिंग कमीशन में टॉप बॉटम अप्रोच था, मतलब बहुत से एक्सपर्ट लोग टॉप में बैठते थे, एसी केबिन में बैठते थे और वहां पर प्लानिंग की जाती थी और वो इंप्लीमेंट की जाती थी। तो बहुत बार ऐसा होता था कि ज़मीनी जो प्रॉब्लम है, ज़मीनी हकीकत है, उसको नज़रअंदाज हो जाता था क्योंकि हकीकत पता ही नहीं लगती थी, और फिर उस प्रकार की प्लानिंग को हम ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे प्लानिंग कमीशन में, इसलिए उसका सक्सेस रेट उतना नहीं हो पाता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि ज़मीन पर हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग अलग एजेंसियों के मार्फत उसकी रिक्वायरमेंट लेगी कि भाई एग्रीकल्चर में हमें फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन की ज़रूरत है, और फिर वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसियों के थ्रू नीति आयोग को बताएगी कि भाई ये एग्रीकल्चर में हमारे स्टेट में ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और ये चीज़ हम जो नीति आयोग जब प्लानिंग करेगी एग्रीकल्चर में, तब हमें ये चीज़ों का अगर उसमें समाविष्ट होता है तो हमारे स्टेट को उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से बॉटम टॉप मतलब ज़मीन पे किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट के मार्फत नीति आयोग को पता लगेगा, और नीति आयोग अपनी प्लानिंग में उन चीज़ों को समाविष्ट करेगी और वो चीज़ प्लानिंग फिर से ज़मीन पर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ज़मीन की जो नीड है, ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें आवश्यक है, वो चीज़ें प्लानिंग में होगी, और वही चीज़ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश अगर नीति आयोग के माध्यम से की जाती है तो गवर्नमेंट को, लोगों को ज़्यादा बेनिफिट उसमें से मिलेगा। तो ये सबसे मेन चीज़ नीति आयोग में की गई, बॉटम टॉप अप्रोच को बनाया गया। टू क्रिएट नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो इनोवेशन है और जो उद्योजकता है वो चीज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, तो उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया है। टू सॉल्व वेरियस इंटर स्टेट एंड इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स, अलग अलग जो इंटर डिपार्टमेंटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश नीति आयोग में की गई है। टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट वेरियस प्रोग्राम्स, मतलब बहुत से जो चीज़ें हैं, ये बहुत सी चीज़ों पे जो प्रॉपर उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। कोई एक फॉर एग्जांपल पॉलिसी बनाई गई है, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाता है, तो उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो पाता और उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाता। तो वो दोनों चीज़ों का जो लैक्यूना है उसको दूर करने के लिए नीति आयोग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत सारे सुझाव उसमें दिए गए हैं। सो आज के
लेक्चर में हमने क्या देखा, रीजनल प्लानिंग देखा, साथ में नीति जो आयोग है उसका एम्स ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट किया।